ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस एज शोन। ठीक है, एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, रफ हॉरिजेंटल सरफेस पर हमने रखा है और एक एफ फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू खुद एम जी के बराबर है, वर्टिकल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ब्लॉक कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस। कह रहे हैं क्या सिचुएशन हो ताकि ये मूव कर जाए। मूव कर जाएगा मतलब ये है कि इसके जो पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे भी लग रहा होगा। ठीक, क्योंकि जब ये मूव करने की स्टेट में होगा तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन की लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो एक ही वैल्यू होती है और उसकी एक ही वैल्यू होती है और वो म्यू इंटू एन के बराबर होती है। ठीक, आप मूव कराने की कोशिश कर रहे हो कि ये मूव कर जाए, कैन बी पुल्ड। ठीक, तो यहाँ लगेगा फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू में जिसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन इस केस में मॉडिफाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मॉडिफाई? क्योंकि नीचे की तरफ तो लग रहा होगा एम जी, आगे की तरफ लग रहा होगा ये फोर्स लग रहा होगा एफ का साइन थीटा कंपोनेंट, और इस फोर्स का एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट जो कि नॉर्मल रिएक्शन को मॉडिफाई कर देगा। यहाँ से क्या लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो वर्टिकल में अगर हम इक्वेशंस बनाएंगे तो वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है प्लस एफ कॉस थीटा लग रहा है। ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, एम जी को। तो यहाँ से आपने नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी हो गई, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। एफ खुद एम जी के बराबर है, जरूरत पड़ेगी तब डालेंगे हम। अब हॉरिजेंटल में अगर फोर्स बैलेंस करें तो ये जो एफ साइन थीटा है ये किसके बराबर या किससे ज़्यादा होना चाहिए, ये फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए तब ये मूव करना शुरू कर देगा। सो एफ साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन। एन की वैल्यू यहाँ से हम डालेंगे तो ये आ रहा है एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। एन किसके बराबर है, एन है एम जी माइनस एफ कॉस थीटा के बराबर। ठीक, तो एफ एम जी एफ ये सब बराबर हैं, एफ और एम जी बराबर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं इस एफ और एम जी को कॉमन लेके इस एफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी, साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू माइनस म्यू कॉस थीटा, या चाहो तो म्यू कॉमन बाहर ही रखते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब जो भी आंसर्स आपको दिए हैं उसमें दो आंसर आधे एंगल में दिए, हाफ एंगल में, और दो आंसर थीटा के टर्म्स में, दो आंसर थीटा बाई 2 के टर्म्स में। तो थीटा के टर्म्स में अगर आप सोचोगे तो देखते हैं म्यू कितना आने वाला, तो ये आ रहा है म्यू इज लेस देन आ रहा है किसके बराबर, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो टर्म है ये कैसे भी मुझे टेन थीटा या कॉस थीटा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक, तो ऐसा करते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला जो टर्म है म्यू इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला समझ लीजिए, कॉस 2 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉस थीटा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या बनने वाला है, ऊपर तो आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है, नीचे देखते हैं क्या बनने वाला। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला भी प्लस हो जाएगा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट होगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 दैट मीन्स कॉट थीटा बाई 2। तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 आ रहा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा डी पार्ट, म्यू इज लेस देन इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, सो योर आंसर इज डी पार्ट। A man of mass 60 kg is standing on a horizontal conveyor belt. When the belt is given a acceleration of 1 meter per second square, the man remains stationary with respect to the moving belt. ठीक है, अब जरा समझिए, एक कोई पर्सन इस बेल्ट पे खड़ा हुआ है इस तरह से, और बेल्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब, और पर्सन स्लिप नहीं कर रहा, पर्सन रेस्ट में, तो पर्सन का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको पर्सन को आगे कौन एक्सेलरेट कराएगा, तो पर्सन को जो आगे एक्सेलरेट कराएगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कराएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ जाता तो पर्सन स्लिप हो जाता, तो फ्रिक्शन फोर्स जो पर्सन पे लगेगा वो हो जाएगा पर्सन का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 60 और एक्सेलरेशन उसका भी कितना हो जाएगा जो बेल्ट का होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो फ्रिक्शन लगा आपका 60 न्यूटन। क्लियर। तो नेट फोर्स पूछ रहे हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्सन कितना लगेगा। नेट फोर्स बाई द बेल्ट नहीं कहा है, बस सिंपली नेट फोर्स का है। तो यही नेट फोर्स होगा, क्यों समझिए, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन ही होती है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 8 का है, एक्सेलरेशन 1 का है, तो नेट फोर्स 60 न्यूटन ही होगा। अच्छा, बाकी जो फोर्स लग रहे होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे? इसका वेट लग रहा होगा mg, ठीक, तो सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऊपर की तरफ। तो टोटल तो वैसे देखा जाए तो 3 फोर्स लग रहे हैं, एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। लेकिन mg और नॉर्मल रिएक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो पूरे पर्सन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो सिर्फ किसके बराबर आएगा? फ्रिक्शन के बराबर, और जिसकी वैल्यू m इंटू जी है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। तीन मासेज हैं, एक 6 kg है, एक 4 kg, एक 2 kg। इस तरह से हमने एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रखा है, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग अटैच टू द सपोर्ट्स ब्रेक्स एंड द सिस्टम फॉल्स फ्रीली, ये जो स्ट्रिंग है ये टूट जाती है और पूरा सिस्टम अंडर ग्रेविटी गिरेगा। तो जब अंडर ग्रेविटी कोई चीज गिर रही होती है तो वो वेटलेसनेस की स्टेट में आ जाती है, और वेटलेसनेस की अगर स्टेट में आ जाएगी तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, तो इस रस्सी का टेंशन भी क्या होगा? जीरो, और इस रस्सी का टेंशन भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो। क्योंकि अगर कोई सिस्टम अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, फ्री फॉल में है, तो वो वेटलेसनेस की स्टेट में है, और वेटलेसनेस की स्टेट में टेंशंस क्या हो जाएंगे? स्ट्रिंग्स के जीरो। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A ball of mass 0.5 kg moving with a velocity 2 meter per second strike a wall normally and bounces back with the same speed। समझिए जरा क्या सिचुएशन। एक दीवार है, वर्टिकल वॉल है एक, और उसमें एक गेंद है, ठीक, और उसका कुछ मास दिया है, कुछ वेलोसिटी दी है, वो वॉल से कोलाइड कर रही है और रिबाउंड कर जा रही है सेम स्पीड से। यानी जब ये रिबाउंड करेगी तो ये v स्पीड से ही रिबाउंड कर जा रही है। कोलिजन आपका इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन E1 है। तो ये पूछ रहे हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द वॉल एंड द वॉल इज 1 मिलीसेकंड। कितनी देर तक ये कांटेक्ट रहा? डेल्टा टी आपको दिया है, वो है 1 मिलीसेकंड, यानी 10⁻³ सेकंड। तो ये पूछ रहे हैं फोर्स कितना लगा होगा, ठीक है। तो जो एवरेज फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम सिर्फ मोमेंटम के चेंज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक, और टाइम से डिवाइड कर देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर m मास की बॉल v की स्पीड से हिट करके v से ही रिबाउंड कर जाती है तो चेंज इन मोमेंटम 2mv के बराबर होगा। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? m मास की बॉल v से हिट करो, v से ही रिबाउंड कर जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा 2mv, ठीक। और टाइम डेल्टा टी आपको पता ही है, सारी वैल्यू डाल देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। मास कितना है? 0.5 kg, वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 10⁻³ तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका 2000 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक। किधर लगेगा फोर्स? एवरेज फोर्स। तो जब ये इसको हिट कर रहा होगा तो एवरेज फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगेगा, ये होगी एवरेज फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, दीवार ने गेंद पे क्या फोर्स लगाया वो है ये 2000 न्यूटन। If a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, how much will it penetrate more before coming to rest? 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने में आधी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, तो रुकने से पहले कितना और पेनिट्रेट करेगा ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ढंग से समझेंगे और एक कंसेप्ट की तरह डेवलप करेंगे, ताकि इस तरह के कोई और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर पाओ इसको, ठीक। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया चलो v है, और 3 सेंटीमीटर मान लिया x कह देता हूं मैं, x पेनिट्रेट करने में उसकी वेलोसिटी अब आधी बची है, v/2 बची है, तो ये कितना और पेनिट्रेट करेगा रुकने से पहले, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सेटल करते हैं आप वो समझिए। देखिए, पहली बात तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि आपको लगता है आधी वेलोसिटी खत्म होगी x ट्रेवल करने में, तो बची हुई आधी में x और ट्रेवल कर लेगा। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पेनिट्रेशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी से होता है, वेलोसिटी से नहीं होता है। और अगर आपकी वेलोसिटी आधी हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 बची होगी, तो जो फर्दर पेनिट्रेशन होगा वो 1/4 होगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेनिट्रेशन होगा वो
काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जरा आप समझिए, पहले केस में कितना पेनिट्रेशन हुआ x, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ, जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता जाएगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन होता जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, माइनस हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो वी बाई टू का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 करेंगे 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 3/4 हिस्सा आपने खर्च कर दिया है, और उससे आपने x सेंटीमीटर पेनिट्रेशन कर लिया। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 75% हिस्सा आपने खर्च कर दिया, 3/4 हिस्सा खर्च कर दिया, और उससे कितना पेनिट्रेशन किया आपने, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन हो गया 75% हिस्से से। ठीक है, अब बचा कितना है, तो बचा है 1/4 काइनेटिक एनर्जी बची है, यानी 1/4 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर बचा है। तो जरा बताइए इससे कितना पेनिट्रेशन और हो पाएगा। तो 3/4 से अगर 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट हुआ तो 1/4 से तो 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट होगा। ठीक, ये 3/4 काइनेटिक एनर्जी है, 75% काइनेटिक एनर्जी से 3 सेंटीमीटर अंदर गया, तो 25% से कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर और अंदर जाएगा। टोटल कितना पेनिट्रेशन होगा, टोटल 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर के फर्दर कितना और मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो कनेक्ट जो करना है इस इक्वेशन में, वो कितना पेनिट्रेट किया, वो जो x अमाउंट है वो करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से। कितनी काइनेटिक एनर्जी आपने लॉस कर दी, कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, और उससे पेनिट्रेशन कनेक्ट होगा, न कि डायरेक्ट वेलोसिटी से। ठीक, वैसे आप और कैसे भी कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका था, और आप चाहो तो आप थर्ड इक्वेशन लगा लगा के कर सकते हो। जैसे आप कैसे करोगे समझ लीजिए, जैसे आपने कहा कि चलो इसका रिटार्डेशन a है, रिटार्डेशन क्या है, a, तो पहले अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन हम लगा रहे हैं। तो पहले पार्ट में वी स्क्वायर मतलब v बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है v स्क्वायर, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रिटार्डेशन है 2a x कितना है 3 सेंटीमीटर, मैं अभी x ही लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन 1। अब दूसरा कितना पेनिट्रेट कर रहा है, तो मैंने कहा दूसरा वो x डैश पेनिट्रेट कर रहा है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है उसकी 0 हो जा रही है। तो दूसरे पार्ट की अगर इक्वेशन बनाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी b बाई टू का स्क्वायर माइनस 2a x प्राइम x डैश, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप, 2ax यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से 2ax प्राइम निकालते हैं, तो ये 2ax जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4, सो इट इज 3v स्क्वायर बाई 4। और यहाँ से 2ax प्राइम निकालें, कितना आएगा 2ax प्राइम, तो 2ax प्राइम आपका आ जाएगा v स्क्वायर बाई 4। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो यहाँ से आएगा x अपॉन एक्स प्राइम एंड दैट इज इक्वल टू 3, सो x प्राइम इज इक्वल टू x बाई 3। यानी पहले अगर वो x पेनिट्रेट किया है तो अब कितना पेनिट्रेट करेगा, x बाई 3। यानी पहले अगर वो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया है तो अब कितना पेनिट्रेट करेगा, 1 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो ये इक्वेशंस बना के भी सेटल कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन लगाइए और ये सेटल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरीका है, मुझे काइनेटिक एनर्जी बेहतर लगता है, और एक तरीका ये थर्ड इक्वेशन लगाना भी है। दोनों से आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। A ball is dropped onto the floor from a height of 10 meter. It rebounds to a height of 2.5 meter. और कॉन्टैक्ट टाइम कितना रहा, 0.01 सेकेंड। एवरेज फोर्स पूछ रहे हैं, अच्छा एवरेज एसेलरेशन पूछ रहे हैं, एवरेज एसेलरेशन आपने पूछा है। जब वो कॉन्टैक्ट में रहा है तो एवरेज एसेलरेशन क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या सिचुएशन है। ये मान लिया फ्लोर है, बॉल को हम गिरा रहे हैं, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं, 10 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं h1। और टकराने के बाद जब बॉल रिबाउंड कर रही है तो कितनी हाइट तक जा पा रही है, तो वो 2.5 मीटर हाइट तक जा पा रही है। तो पहले आपको ये बताना होगा कि टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आप किसी को h हाइट से गिराते हो तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। 2g की वैल्यू चलो 10 ले लेते हैं, और h कितना है 10। ठीक, 9.8 लेंगे तो ये अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा, तो 9.8 लेते हैं फिर। 9.8 और हाइट कितनी है 10, देखते हैं कितना आने वाला है। तो ये आने वाला है आपका, ये पॉइंट हटाएंगे 0 खत्म हो जाएगा, 196। दैट मीन्स
14 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी हिट करने से जस्ट पहले, और हिट करने के जस्ट बाद कितनी वेलोसिटी होगी, वी फाइनल। तो ये वी फाइनल हम कैसे निकालेंगे, तो ये एच हाइट तक जा रहा है। किसी को अगर आप यू स्पीड से फेंकते हो तो वो अगर एच हाइट तक जाता है तो एच इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u भी हम इसी से निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से, √2gh के फॉर्मूले से। ठीक, तो यहाँ से बी फाइनल जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा √2g की वैल्यू 9.8 इंटू कितनी हाइट तक जा रहा है 2.5। 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 बन जाएगा, और 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 49 आ जाएगा। तो ये आपका बना 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इन टकराने से पहले की इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई जस्ट बिफोर हिटिंग, और जस्ट आफ्टर हिटिंग फाइनल वेलोसिटी पता लग गई, और टाइम आपको पता ही है, तो आप एसलेशन फाइंड कर सकते हो। एसलेशन हम कैसे निकालेंगे, एसलेशन निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अपवर्ड डायरेक्शन हम मान रहे हैं पॉजिटिव, तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव क्योंकि ये नीचे की तरफ है, अपॉन टाइम कितना है 0.01। सो इन दोनों को ऐड करके ये 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये 2100 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है वो एसलेशन आ जाएगा। ये होगा एवरेज एसलेशन उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। So your answer will be C part. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पुशिंग फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक ऑफ वेट W प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए डायग्राम बनाएंगे पहले। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर आपने एक पुशिंग फोर्स लगाया है इस तरह से। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लगाया है, तो वो एंगल आपको दिया है थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। पुशिंग फोर्स है, इस तरह से लगाया होगा, और इसका वेट जो है W है। ठीक है, W क्या है, इसका वेट है। mg जो है वो क्या है, W है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है, इसका मतलब आपको म्यू की वैल्यू पता है। म्यू आपका हो जाएगा 10 फाई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर फाई होता है तो म्यू इक्वल टू होता है 10 फाई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता लग गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। ठीक है, वो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी मूव कर जाए, वो फोर्स ही पूछ रहे हैं। ये एफ की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, ये एफ कितना होगा ताकि बॉडी मूव कर जाए। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये मूव कराने की कोशिश करेगा। और एफ साइन थीटा क्या करेगा, एफ साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाएगा, नीचे दबाएगा इसको, तो यहाँ से क्या बढ़ेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो नीचे लगने वाला फोर्स W वेट और एफ साइन थीटा के सम के बराबर होगा। और आप चाहते हो ये चल जाए, तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा का जो फोर्स है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। ठीक, कम से कम उसके बराबर ही हो जाए तो जस्ट चलना शुरू कर देगा ये। तो ये जो एफ कॉस थीटा है ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज म्यू एन, और एन की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो ये जो एफ कॉस थीटा आपका आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स W प्लस एफ साइन थीटा आ रहा है। यहाँ से हमें एफ एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे देखिए, ये म्यू से मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले आते हैं, तो ये आपका बनने वाला है एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू W। तो जो एफ आपका आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू W अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब म्यू के टर्म्स में तो ये आंसर है, बट म्यू हमें खुद 10 फाई दिया, तो म्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 10 फाई। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ेगी फिर। एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 10 फाई है। ठीक है, 10 फाई का मतलब ये हुआ साइन फाई W अपॉन कॉस फाई, साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 10 फाई क्या बनेगा, ये साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू साइन थीटा। ठीक, कॉस फाई हम एलसीएम ले लेते हैं और कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी कॉस फाई आ जाएगा। तो कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू W टाइम्स साइन फाई अपॉन कॉस टाइम्स थीटा प्लस फाई।
ठीक। सो योर आंसर इज W sin फाई अपॉन कॉस टाइम थीटा प्लस फाई। ठीक, तो ये आंसर आपका मैच करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको फाई, तो ये बनेगा W sin फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस फाई। सो योर आंसर इज बी पार्ट विद ए सर्टेन मॉडिफिकेशन। A block of mass m is placed on a smooth inclined plane at an angle theta with the horizontal. The force exerted by the plane on the block. अब स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो लगाया नहीं होगा, तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इसमें एक 2m का ब्लॉक है और एक m का ब्लॉक है, इस तरह से कॉन्टैक्ट में, पीछे से हमने F फोर्स लगाया। ठीक, और आपसे पूछ के आ रहे हैं, अच्छा कुछ और सिचुएशन है, पढ़ते हैं जरा। टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, वन हैज ए मास m एंड अदर इज 2m। ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन मास 2m एज शोन इन ए फिगर, और सेम फोर्स फिर हम अप्लाई करेंगे राइट साइड से, और दोनों केसेस में जो उनके बीच का कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन होगा, द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, उनका रेशियो फाइंड करना है आपको। दोनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन का क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से। पहला सिनेरियो सेटल करेंगे। ये मास है 2m, ये मास है m, और यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं F, स्मूथ सरफेस है, और हमें ये निकालना है इनके बीच में ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। पहले केस में मैं कह देता हूँ n। ठीक, तो करते कैसे हैं, सबसे पहले पूरे सिस्टम का एसलेशन निकालेंगे, पूरा सिस्टम कंसीडर करेंगे। सिस्टम कंसीडर करते ही ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स बन जाएगा, तो ये सिस्टम को एसलेट नहीं कराएगा। एसलेट कराने के लिए सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स F होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स F है और टोटल मास 3m है, तो ये बन गया एसलेशन। ठीक, अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो सिर्फ हम स्मॉल m पे फोकस करेंगे। अगर आप सिर्फ स्मॉल m पे फोकस कर रहे हो तो स्मॉल m पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो है नॉर्मल रिएक्शन। वो F को नहीं जानता, वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को जानता है, और जिसकी वजह से उसका एसलेशन आएगा A। तो इसकी इक्वेशन बनेगी n इज इक्वल टू m इंटू A, और A की वैल्यू है F/3m। सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले केस का नॉर्मल रिएक्शन F/3 आया। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में F फोर्स हमने यहां से लगाया, ये मास m, ये मास 2m, और अब इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा उसकी नाम हमने रखा है n डैश, ये n डैश। फिर से वही करेंगे, पहले हम पूरा सिस्टम कंसीडर करेंगे एसलेशन निकालने के लिए, तो एसलेशन तो सेम ही आएगा, बस इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, कितना आएगा एसलेशन, तो टोटल फोर्स है F अपॉन टोटल मास है 3m, तो ये एसलेशन आ गया। अब अगर आपको n डैश फाइंड करना है तो हम किस पे फोकस करेंगे, अब हम 2m वाले ब्लॉक पे फोकस करेंगे, 2m वाला ब्लॉक, और वो सिर्फ एक ही फोर्स को जानता है जिसका नाम है n डैश, और वो A एसलेशन से एसलेट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी n डैश इज इक्वल टू मास इंटू एसलरेशन। सो n डैश इज इक्वल टू 2F/3। तो अगर रेशियो पूछा जाएगा n अपॉन n डैश, तो एक F/3 है, एक 2F/3। सो योर आंसर इज 1/2। So your answer is B part, 1/2। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डायनमोमीटर है। डायनमोमीटर आप कुछ मत समझो, सिंपली एक स्प्रिंग है। ठीक, इज अटैच टू 2 बॉडीज ऑफ मासेज, एक 6 kg है, ये मास कैपिटल M 6 kg है, स्मॉल m 4 kg। इधर फोर्स और लगाया हमने 20 न्यूटन, और इधर फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन, और इसकी रीडिंग पूछ रहे हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं इसमें टेंशन कितना होगा, स्प्रिंग्स में स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, इससे जो अटैच्ड स्ट्रिंग्स हैं इनमें टेंशन कितना होगा। आपसे टेंशन पूछा जा रहा है कि ये टेंशन बता दीजिए, टेंशन कितना होगा। जो टेंशन होगा, चाहे इधर से निकालो या इधर से निकालो, जो टेंशन होगा वही डायनमोमीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, तो कैसे सेटल करेंगे वो समझिए। सबसे पहला काम, हम इसको पूरा सिस्टम कंसीडर करते हैं इस तरह से। तो जब आप पूरा सिस्टम कंसीडर करोगे तो ये टेंशन तो बन जाएगा इंटरनल फोर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स एक कैपिटल F है और स्मॉल f है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना बना, कैपिटल F माइनस स्मॉल f, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास कितना बनेगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एसलरेशन A। तो सबसे पहले हम पूरे सिस्टम का एसलेशन निकालेंगे, और वो आपका आ जाएगा 10/10, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप चाहो तो स्मॉल m की इक्वेशन बना लो, चाहो तो कैपिटल M की इक्वेशन बना लो, किसी की भी इक्वेशन बना लो, दोनों से आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए कैपिटल M की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो कैपिटल M पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है जो कि इसको एसलेट कराएगा, और पीछे रोकने वाला फोर्स क्या है, टेंशन T।
ये स्मॉल एफ को नहीं जानता है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी एफ माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। एफ कितना था 20, टी आपको निकालना है, मास है 6, एक्सेलरेशन है 1, तो टेंशन आ गया 14 न्यूटन। तो डायनेमो की रीडिंग होगी 14 न्यूटन। आप चाहो तो स्मॉल एम से भी निकाल सकते हो। स्मॉल एम पे अगर हम फोकस करें तो इधर लग रहा है टी और इधर लग रहा है स्मॉल एफ, कौन सा ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली टी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको इधर एसलेट करना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसलेशन से। तो इसकी इक्वेशन बनेगी टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। टी आपको निकालना है, एफ 10 है आपका, मास कितना दिया है 4 kg, एसलेशन 1 है, तो कितना है टेंशन 14 न्यूटन। सो द रीडिंग ऑफ डायनमोमीटर इज 14 न्यूटन, डी पार्ट। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एल लेंथ है, इंक्लिनेशन थीटा है, हॉरिजॉन्टल से लिफ्ट के अंदर रखा है और लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है लेकिन रिटार्डेशन। अब कोई चीज़ नीचे मूव कर रही है और कह रहे हैं रिटार्डेशन, इसका मतलब उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स। डायग्राम बनाते हैं। लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, ढंग से समझिए, लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, बट ये रिटार्ड कर रही है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो उसके अपोजिट होगा, ऊपर की तरफ होगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उस ब्लॉक को पूरा नीचे तक जाने में। तो पहले समझ लीजिए, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में सोचूं, ग्राउंड स्टेट में मतलब ये रेस्ट में अगर होती तो एक्सेलरेशन नीचे होता है जी साइन थीटा। तो अब इस केस में हो जाएगा इफेक्ट जी इफेक्टिव साइन थीटा। और लेंथ कितनी ट्रेवल करनी है? एल, कैपिटल एल। और रेस्ट से गिरा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? तो आप समझिए, अगर किसी को एल लेंथ ट्रेवल करनी हो और ए का एक्सेलरेशन हो और रेस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जो टाइम आता है वो होता है अंडर रूट 2l बाई ए। कहाँ से आया? ये आया सेकंड इक्वेशन से, एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन से। यू तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट 2l बाई ए। बस यही फॉर्मूला हमने लगा देना है। बस एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखना है? इफेक्टिव जी इफेक्टिव साइन थीटा। और जी इफेक्टिव खुद क्या होगा? वो जी प्लस ए होगा, क्योंकि अगर ये ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स इसमें कहाँ लगेगा? नीचे, तो इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी जी प्लस ए। क्लियर? सो योर आंसर विल बी अंडर रूट 2l अपॉन जी साइन थीटा, जी इफेक्टिव साइन थीटा, और जी इफेक्टिव है जी प्लस ए टाइम्स साइन थीटा। इतना टाइम लगेगा उसको नीचे तक पहुंचने में। सो योर आंसर इज डी पार्ट। कंसिडर द शोन अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, एक वेज है और एक ब्लॉक है। एज्यूम ऑल सर्फेसेस टू बी स्मूथ, सारी सर्फेसेस स्मूथ है, एंड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। ब्लॉक और वेज के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका नाम है एन। इस तरह से है ये एन और इसका रिएक्शन इस पे ये एन। ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कैपिटल एम का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? कैपिटल एम पे। और कैपिटल एम पे स्मॉल एम ने जो फोर्स लगाया उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है। जो कैपिटल एम है वो स्मॉल एम जी को नहीं जानता है। स्मॉल एम जी तो स्मॉल एम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है, वो नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्मेट में है। तो स्मॉल एम जो जानता है वो जो कैपिटल एम जो जानता है वो स्मॉल एम के सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को जानता है, तो ये एन फोर्स हो गया। अब इसका एक कंपोनेंट होगा जो उसको हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कराएगा। वो कंपोनेंट क्या होगा? तो अगर ये एंगल थीटा है तो अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो ये एंगल भी थीटा होता है, तो यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो एन साइन थीटा आ जाएगा। और ये इसको इधर एक्सेलरेट कराएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, सो इट इज एन साइन थीटा अपॉन मास कैपिटल एम। डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो योर आंसर इज सी पार्ट।